हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपके कोर्स से रिलेटेड सभी को क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। उससे पहले आपको आपका सिलेबस भी बता दिया जाता है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि मैम आप सिलेबस क्यों बताती हो, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा। तो देखिए, SOL से जो आपको मटेरियल प्रोवाइड होता है उसमें सारे यूनिट्स प्रिंट नहीं होती हैं और आप अपना उसको मिलाकर ऑफिशियल सिलेबस चेक करो, अपनी मतलब साइट से डाउनलोड करके चेक करो तो उसमें यूनिट ज़्यादा होती हैं। आपकी जो बुक्स होती हैं उसमें यूनिट कम होती हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पड़ता है। आप फेल हो जाओगे जब एक दो यूनिट पढ़ोगे ही नहीं तो ज़ाहिर है फेल होगे। इस वजह से हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप लोग उस सिलेबस को समझो, उसके बेस्ट राइटर्स खरीदो। आपको बेस्ट राइटर्स भी बताए जाते हैं, है ना। सो आज की जो हमारी वीडियो है, आज की जो हमारी क्लास है, वो पॉलिटिकल ऑनर्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। अब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनके पास 3 मेन कोर सब्जेक्ट हैं और उनमें से हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंप्लीट कर लिया है। सो अब जो हमने सब्जेक्ट कंटिन्यू करा है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी लास्ट यूनिट अब चल रही है, ठीक है। सो उसकी जो लास्ट यूनिट है वो हम देख लेते हैं एक बार कि लास्ट यूनिट है हमारी सार्वजनिक प्रशासन के दृष्टिकोण की पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इनके पर्सपेक्टिव्स क्या रहे हैं, विकास प्रशासन के, सुशासन के, नवलोक प्रशासन, नवलोक सेवा दृष्टिकोण, नवलोक प्रबंधन, ठीक है। अब उससे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नवलोक प्रशासन, सेवा दृष्टिकोण और प्रबंधन, ये तीनों जो हैं ये एक साथ हैं, इनको एक साथ ही पढ़ाया जाएगा क्योंकि ये तीनों बिल्कुल एक ही टॉपिक हैं। इनको आपस में अगर इसका क्वेश्चन भी आता है तो इनको मिलाकर ही आता है। और आप लोगों को मैं अगेन इसमें बता देती हूँ, वैसे तो मैं क्वेश्चन आंसर आपको दूंगी तो क्वेश्चन सीरीज भी आपको दी जाएगी, लेकिन इसमें भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ कि ये लास्ट की यूनिट है और पब्लिक पॉलिसी और इस पर, ये दोनों लास्ट की यूनिट्स हैं। इन पर नोट आते हैं, शॉर्ट नोट आते हैं, एक ब्रीफ आंसर नहीं लिखने को आता। बाकी ऊपर की जो यूनिट्स हैं दोनों, उस पर आंसर आता है 18 मार्क्स का लिखने को, ठीक है ना। तो इसमें आज की क्लास में हम विकास प्रशासन और सुशासन पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारा विकास प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और सुशासन, गुड गवर्नेंस पर होगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब पहले हम सबसे पहले देखते हैं सुशासन, गुड गवर्नेंस है क्या, ठीक है ना। तो देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शब्दावली में एक विशेष संदर्भ के अंतर्गत सुशासन पद का प्रयोग अभी फिलहाल ही स्टार्ट किया गया है गुड गवर्नेंस का। यहाँ पर ये बात बोली गई है कि लोक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गुड गवर्नेंस टॉपिक को अभी हाल ही में जोड़ा गया है और इसके प्रयोग को समझने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि ये औपचारिक शासन की सीमा से बाहर जाकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। दूसरा कि ये बाह्य रूप से निर्देश पद है जो एक इंटरनेशनल मदद करने की शर्तों पर निर्देशित करता है। और साथ में ये तीसरी बात ये बताई गई है कि ये सही मायनों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाली, उसके महत्व को बढ़ावा देने वाली अवधारणा है जिसका जो प्रयोजन है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा खुला और एक तरीके से जिम्मेदार बनाने की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कौन? सुशासन, ठीक है। अब यहाँ पर जब सुशासन की बात हो ही रही है तो सुशासन या सरकार को उन संकीर्ण अर्थों में नहीं समझा जाना चाहिए जिन अर्थों में विश्व बैंक या फिर अन्य वित्तीय अभिकरणों ने उन्हें प्रस्तुत करने की चेष्टा की है, ठीक है ना। अब आप वर्ल्ड बैंक जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपने 12th में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी थी, फॉरेन पॉलिटिक्स में, कि ये वर्ल्ड बैंक क्या है, जो आपका IMF क्या है, WTO क्या है, ये सारी चीज़ें आपने उसमें पढ़ी थी। तो इन्होंने बोला है गुड गवर्नेंस या फिर गवर्नमेंट को उन अर्थों में बिल्कुल भी नहीं समझा जाता जिन अर्थों में वर्ल्ड बैंक ने इसको दिखाया है, बताया है। इस दृष्टि से, इस नज़रिए से बहुत ज़्यादा रचनात्मक उपागम ये है कि इस मुद्दे पर शासन के आज के जटिल संसार में राज्य समाज संबंध पर एक नए ढंग से अवलोकन और विचार किए जाए। इस दृष्टि से कुईमन की ये टिप्पणी की गई थी। कुईमन फिलोसफर हैं एक। देखो यहाँ पर ये बात बोली गई है स्टूडेंट्स कि मतलब जैसे कि इसमें ये बताया गया है कि इस नज़रिए से सबसे ज़्यादा रचनात्मक उपागम इसको माना जाता है कि एक तरीके से इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रचना करने के लिए, किसी चीज़ की खोज करने के लिए चुना गया है, लिया गया है।
तो कोईमन जाम के जो फिलोसफर हैं वो ये बोलते हैं कि बहुत सारे देशों में हाल के वर्षों में मुख्य प्रवृत्तियां गवर्नमेंट और पूरे समाज की सोसाइटी के बीच संबंध संतुलन को एक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त करके निजी क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में ढालना है। यहाँ पर बोला गया है कि बहुत सारे देशों में अभी हाल के कुछ वर्षों में, अभी ले लो, पिछले साल ले लो, उससे पिछले साल या पिछले 3-4 साल ले लो, ठीक है ना, तो इसमें एक मुख्य प्रवृत्ति गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच में एक ऐसा संबंध संतुलन करना है, बैलेंस है कि पब्लिक जो पूरी क्षेत्र है उसके प्रभाव से मुक्त करके प्राइवेट क्षेत्र के जो परिप्रेक्ष्य हैं उनमें उसको ढालना है। आंशिक रूप से इसने निजीकरण और यथाकथा एक मतलब एक तरीके से नियंत्रण मुक्ति जो होती है उसकी प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है कि किसी चीज़ का नियंत्रण इस पे नहीं रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। उसके साथ ये बात आती है कि इस संबंध में संतुलन को अलग अलग काम, उसके दायित्व, उसको सहभागिता के साथ और उन्हें अकेले संपादित करने के बजाय साथ साथ करने की प्रवृत्ति का आलोक में ढालने के लिए एक तरीके से इस क्षेत्र को देखा जा सकता है, इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ ठीक है, तो उसके साथ अब मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ कि जैसे मैंने ये जो पिक्चर्स लगा रखी हैं इनका मकसद क्या है लगाने का, आपको दिखाने का है कि गुड गवर्नेंस के आगे पीछे चीज़ें चलती क्या हैं। ट्रांसपेरेंट, एक तरीके से इंक्लूजन है, रिस्पॉन्सिव है, फॉलो ऑफ रूल्स लॉ है, अकाउंटेबल है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसके आगे, गुड गवर्नेंस के आगे चलती रहती हैं और इस चीज़ को देखा जा सकता है कि हाँ गुड गवर्नेंस के आगे पीछे क्या है। जैसे अभी यहाँ पर बताया गया है कि एक नियंत्रण मुक्त चीज़ है कि इससे जो कंट्रोल होता है किसी चीज़ पे या कुछ भी चीज़ है उससे बहुत छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये बताया गया है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बनाने की दृष्टि से इसके पहले नहीं था अर्थ की रोजेनो ने बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या की है। शासन सरकार की अपेक्षा अधिक व्यापक तक घटना की गई है। देखो मतलब एक तरीके से यहाँ पर ये वाली बात बोली गई है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे एरिया में इसको बहुत ज़्यादा वास्ट करने की नज़रिए से इसको बनाया गया है, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बता दिया है। और रोजेनो ने ये बोला है कि इसके बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या की गई है ये, और एक बहुत व्यापक मतलब स्तर पे बहुत वास्ट तरीके से देखा जाता है। उसके साथ साथ विश्व राजनीति के संदर्भ में लिखता है कि शासन पद की व्याख्या इन शब्दों में करते हैं कि शासन सरकार की उपेक्षा अधिक व्यापक परिघटना है और इस परिधि में सिर्फ सरकारी संस्थाएं आ जाती हैं, बल्कि इनमें अनौपचारिक गैर सरकारी अभिकरण शामिल, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। शासन की जो बिल्कुल सीधे तरीके से सपाट ढंग से इसकी जो परिभाषा दी गई है वो ये है कि अलग अलग काम के संपादन संबंधी आदेश जो हैं, ऑर्डर जो हैं, उनकी वैधानिक जो पात्रता है उसके बिना उन्हें संपादित करने के लिए क्षमता मात्र है। इस तरीके से ये देखा जाता है कि जो शासन है उसकी अवधारणा प्रशासनिक अध्ययनों को एक पारंपरिक जो औपचारिकतावादी है उससे मुक्त करवाती है। एक ट्रेडिशनल तौर पे जो ऑफिशियली चीज़ें चल रही हैं कि मतलब इनको चेंज ही नहीं करना है, ट्रेडिशनली चलती हुई आ रही हैं जो पुरानी होती हैं, तो उनसे मुक्त करवाती है। उनसे ये हो जाता है, गुड गवर्नेंस ये हेल्प करती है कि नहीं, परंपरावादी जो तरीके चलते हुए आ रहे हैं, परंपरावादी मतलब एक तरीके से यहाँ पे पारंपरिक औपचारिकतावादी का वर्ड इसलिए दिया गया है कि बहुत पुरानी जो ऑफिशियल चीज़ें चलती हुई आ रही हैं उनको अब नए तरीके से ऑफिशियल बनाया जाए, ना कि अनऑफिशियल। उसके साथ साथ समाज का जो वैकल्पिक सामूहिक समस्याएं हैं उनके समाधान से बचने के लिए और एक तरीके से उनकी संभावनाओं से निपटने के लिए भी ये चीज़ इन चीज़ों को जन्म देती है। और इस तरीके से शासन की जो अवधारणा है वो उभरती है और उनके अनुसार किसी एक निश्चित और अलग अलग सरकारी अभिकरण या फिर विभाग के अलावा अलग अलग प्रकार के जो अभिकरण हैं और संगठन हैं उनके साथ एक तरीके से एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद ये बात बताई गई है इसमें कि जो व्यापक तरीके से इसको देखा गया है और शासन की जो समस्याओं की एक तरीके से विवेचना की गई है। उदाहरण के तौर पे ये बताया जाता है कि एक टेक्निकल जो मजबूती होती है उसके बावजूद भी सहायता कार्यक्रम और परियोजनाएं जो होती हैं अक्सर वांछित परिणाम दे पाने में बिल्कुल विफल रहती हैं और कानूनों को सही ढंग से लागू नहीं किया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ
कमियां आ जाती हैं। जब एक चीज़ को सही से लागू किया ही नहीं गया, सही से पहले लागू करना तो दूर की बात, बनाया ही नहीं गया, जब बनाया नहीं गया अच्छे तरीके से तो लागू भी करने में थोड़ी दिक्कत आई। फिर उसके बाद जब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया तो एक तरीके से वो बिल्कुल मनाही हो गई कि नहीं, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, इससे गवर्नमेंट को या फिर पब्लिक को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ये बात आती है कि जो सुशासन है, इसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एक प्रयास किया है कि वो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंध, उसकी जिम्मेदारियां, उसका डेवलपमेंट, उसके जो वैधानिक ढांचे हैं या सूचना है, पारदर्शिता है, शासन के उन प्रमुख आयामों पर अपना ध्यान केंद्रित रखे जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है, जो मैं आपको अभी पीछे बता चुकी हूँ। विकास प्रबंधन जो है, आप अभी आगे पढ़ोगे तो मतलब जब ये आपस में लिंक्ड है, इसलिए मैंने आपको इसको साथ में पढ़ाया है। तो इनको एक मूर्त रूप देने के लिए आर्थिक है, मानवीय है, संस्थात्मक जो डेवलपमेंट है, उनको महत्वपूर्ण माना गया है। और इस तरीके से जो सुशासन की शर्तें हैं, उनकी प्रणालियां हैं, उनकी एक तरीके से घोषणा की जाती है, उनको आगे बढ़ाया जाता है कि हाँ, हम इस चीज़ की घोषणा करते हैं कि ये चीज़ आगे रहेगी और इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। शासन एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और ये आवश्यक नहीं है कि एक मतलब एक तरीके से एक देशिक जो हो वो एक समय के साथ या फिर सुधरती जाए या फिर और ज़्यादा बिगड़ती जाए, कुछ ऐसा नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो ये था आपका पूरा आपका सुशासन। अब हम बात करते हैं विकास प्रशासन की। देखो, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप मुझसे ये बोलोगे कि मैम आपने तो इसको इतना सा पढ़ाया है। आप जब इस वीडियो को सुनोगे और अपनी बुक्स आगे रखोगे ना, तो आप बोलोगे कि हाँ, मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, समझाया है। मेरा मेन मकसद आपको समझाने का था। मैंने आप लोगों को राइटर्स बता रखे हैं, आप ये वाला टॉपिक उस बुक में खोलो, मेरा लेक्चर सुनो और तब नोट्स बनाओ। आपके माइंड में इसको बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगा कि मुझे निकी मैम ने मुझे बताया क्या था। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं विकास प्रशासन की, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, कि इसमें ये बताया गया है कि विकास प्रशासन को प्रशासनिक विकास या फिर इस एक तरीके से संवाद के द्वारा भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, इस बात को एक व्यापक तौर पर पहचान मिल गई है कि विकासपरक प्रशासन जो है वो अलग अलग कोटि में लोक प्रशासन है और इसका मुख्य ध्यान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों पर होते हैं। ठीक है, जो विकास परक प्रशासन है, इसको ये बताया गया है कि इसको एक बहुत ज़्यादा वास्ट तरीके से पहचान मिल चुकी है कि इसको जैसे होता है ना, बहुत 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 ज़्यादा एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि बहुत फेमस टीचर है, तो उसका नाम सुनते ही आप बोलते हो अरे ये तो वाला टीचर है, तो उसको इतनी ज़्यादा उसको बढ़ते बढ़ते एक तरीके से उसका नाम इतना फैल चुका है कि उसको इतनी अच्छी पहचान मिल गई है एक कॉलेज में, एक तरीके से पूरे कॉलेज में। वैसे ही यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में विकास प्रशासन को इतना फैल चुका है, इतना वास्ट हो चुका है कि इसको इतनी अच्छी पहचान मिल गई है और इसका मुख्य ध्यान जो है वो एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो गोल्स हैं उनको पाने के लिए गवर्नमेंट से परिवर्तन करवाना होता है। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट उसमें चेंजेस करे, इसका मेन काम ये होता है। उसके साथ साथ इसमें इस परिवर्तन का जो व्यापक तौर है वो ये बताया गया है कि ये प्रशासित होता है और कम से कम सरकारी कार्यकलापों से आवश्यक भी प्रभावित होता है। एडवर्ड वाइंडर नाम के एक फिलोसोफर हैं, उन्होंने बोला है कि कार्यान्मुखी जो प्रशासनिक है वो प्रणाली है और संगठनात्मक रूप में विकासपरक प्रशासन का संबंध नई इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनसे, ऐसे ग्रुप से होता है जो डेवलपमेंट के लिए बनाए गए होते हैं। इनको उन्होंने बोला है कि जो एक ग्रुप के रूप में विकास परक प्रशासन का इस्तेमाल होता है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में उन ग्रुप से होता है जो डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं, किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए। विकास परक प्रशासन पद की उत्पत्ति 1955 में हुई और इसके जन्मदाता थे एक भारतीय विद्वान गोस्वामी, इनका नाम था गोस्वामी। लेकिन इस शब्द को अवधारणा में डालने तथा उसको विस्तार करने का काम पश्चिमी, विशेषकर अमेरिकी विद्वानों ने किया था। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली है कि जो विकास परक प्रशासन है उसका जो उत्पत्ति हुई थी 1955 में हुई थी और एक भारतीय विद्वान थे गोस्वामी, इन्होंने करी थी। लेकिन इस शब्द की जो अवधारणा है, मतलब एक तरीके से अवधारणा में डालने के लिए और उसको बहुत ज़्यादा वास्ट करने के लिए इसे पश्चिमी सभ्यता में सबसे ज़्यादा देखा गया है, स्पेशली अमेरिका के विद्वानों में।
उसके बाद बात आती है रिक्स का मॉडल। रिक्स का मॉडल मैंने आपको सेकंड यूनिट में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया है कि रिक्स ने अपनी थ्योरी में इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बोला क्या है। फ्रेडरिक्स ऐसे दिखते हैं, और इनकी वाली जो बुक है मैंने यहाँ पर लगाया है। ये मैंने इसलिए लगाया है, देखिए एक तरीके से हम रिविजन यहाँ पे कर सकते हैं। विकास परक प्रशासन में रिक्स की थ्योरी है और मैक्स वेबर की थ्योरी है, ये लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लिख दो, थोड़ा थोड़ा हिंट देकर कि मतलब इस पूरी थ्योरी में दिया क्या गया है, वो वाली बात इसमें आपको लिखनी है। रिक्स ने विकास की जो बढ़ती हुई स्वायत्तता थी उसको एक प्रक्रिया के रूप में देखा था, और इसके साथ साथ जो मतलब एक तरीके से मानव समाज में उनकी बढ़ती हुई क्षमता के रूप में ये व्यक्त करती हैं, जो अपना भौतिक मानवीय और जो कल्चरल जो इन्वायरमेंट है उसको बदलती हैं। रिक्स ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत एक पारिस्थितिकीय अध्ययन का विकास किया था, इकोलॉजिकल स्टडी का। और जो इकोलॉजिकल स्टडी है उसकी मान्यता ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का संचालन कार्य अलग तरीके से सामाजिक संरचना और सामाजिक वातावरण के बीच में होता है, और लोक प्रशासन अपनी स्थापित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद वातावरण स्थिति का अनुकूल हो जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ प्रशासन का जो अध्ययन मॉडल है उसके रूप में पारिस्थितिक उपागम जो है इकोलॉजिकल अप्रोच, उसका उदय जॉन गॉस, एल डी वाइट है उन्होंने, और एम डिमॉक के नाम के साथ इन्होंने किया था। ठीक है ना। इसके साथ साथ फ्रेडरिक्स ने इस अवधारणा को एक तरीके से मतलब एक तुलनात्मक प्रशासनिक ज्ञान के रूप में बताया था, और फ्रेडरिक्स का ये तर्क था कि प्रशासन का जो तुलनात्मक अध्ययन है उसको एनालाइज किया जाए और उसका जो इवैल्यूएशन होता है उसके तौर पे इस चीज़ को देखा जाए। ठीक है, उसके बाद बात आती है नौकरशाही संस्कृति की। नौकरशाही संस्कृति से आप कंफ्यूज मत होइए स्टूडेंट्स, नौकरशाही के बारे में ही इसमें बात की जा रही है। ठीक है, तो नौकरशाही में जैसे कि अभी रिक्स की थ्योरी में आपको मैंने बता दिया सारा, वैसे ही इसमें रिक्स ने थोड़ा बहुत साथ दिया है और ये बोला है कि जो रिक्स के विश्लेषण ने नौकरशाही पर आधारित एक संस्कृति की चर्चा की थी वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प थी, और जो विकासशील देश हैं उन पर एक आधारित शासन के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन काल में जो नौकरशाही का सामान्य एक तरीके से तानाशाह हुआ था। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के बारे में देखिए मैंने आपको सेकंड यूनिट में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, समझाया है। मुझे ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि मैम आपने रिक्स की थ्योरी और नौकरशाही जो है पूरी आपने इस टॉपिक में विकासात्मक प्रशासन में बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बताई। मैं आप लोगों को बहुत डांटूंगी क्योंकि मैंने सेकंड यूनिट में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि कौन सा फिलोसफर क्या कहता है, रिग्स ने क्या बोला है, मैक्स वेबर ने क्या बोला है अपनी थ्योरी में, क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात आती है कि जो साम्राज्यवादी शासन है उनकी जगह जनतंत्र ने ले ली थी, और इस तरीके से उसके सामने एक समस्या थी कि शासन करने वाले नौकरशाही को लोक सेवा में प्रवृत्ति नौकरशाही के रूप में बदला और राजनीतिक नेतृत्व में जनता के प्रति एक उत्तरदायित्व बन गया था। ठीक है, इसके बाद ये बात आई यहाँ पर कि नौकरशाही की संस्कृति मैक्स वेबर ने लिखी, कि मतलब जाहिर है नौकरशाही के बारे में मैक्स वेबर ने ही लिखा है, और उसके उदाहरण के तौर पे वेबर ने एक पूर्ण विकसित नौकरशाही के शक्ति अवस्थान का हवाला दिया है, और ये बताया है कि जो नौकरशाही पर आधारित जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर अपने एक ज्ञान, अपनी साइंस और अपने वर्क को छुपाने की प्रवृत्ति बताई गई है। ठीक है, एक नौकरशाही की जो इस अवधारणा को नियम सार्वभौम और एक व्यक्तित्व होते हैं जो बुद्धिमान और एक तरीके से संस्कृति को जोड़ते हैं, एक बुद्धि की उस पर काम करते हैं और एक कल्चर के रूप में इसको जोड़ा जाता है। उसके साथ साथ इस संदर्भ में एक फ्रांस में नौकरशाही की संस्कृति को सबसे ज़्यादा देखा गया, और क्रोजियर नाम के एक इंसान थे, फिलोसफर तो मैं बोलूँगी नहीं इनको, क्योंकि एक तरीके से देखो उस टाइम के लोग फिलोसफर भी होते थे, आर्मी में भी होते थे, डॉक्टर भी होते थे, वो एक ही इंसान बहुत कुछ होता था, तो इनको ज़्यादातर फिलोसफर के नाम पे नहीं जाना गया, इसलिए मैंने इसको फिलोसफर नहीं बोला है। तो इन्होंने बोला कि इस बात पर कम ध्यान दिया जाए कि राष्ट्रीय संस्कृति के संगठन के अपने जो राजनीतिक वातावरण है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, उसके साथ साथ जो संबंध होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से फ्रांस का जो संगठन है उसमें सहयोग की भावना का निषेध हो गया था। ठीक है, सो
आपकी जो ये 4th यूनिट है उसका विकास प्रशासन और सुशासन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो आपके तीनों नवलोक प्रबंधन, नवलोक प्रशासन और जो आपका नवलोक जो दूसरा तीसरा दिया गया है सेवा दृष्टिकोण, इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन सीरीज होंगी। तो आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।